जो 5 जजेस की जजमेंट है, मेन जजमेंट बाबरी मस्जिद की, उसमें एक बड़ा सा चैप्टर लिखा हुआ है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें यहाँ तक कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेकुलरिज्म का फंडामेंटल फीचर है उसको रिफ्लेक्ट करता है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो वो सिर्फ एक स्टैट्यूटरी लॉ नहीं रह गया, यानी एक तरह से उस पर बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वो बहुत बहुत स्ट्रांग बात हो जाती है। वो अयोध्या जजमेंट कह रहा है। ये अलग बात है कि उसमें अयोध्या का एक्सेप्शन है, उसको मैं एक तरह से समझता हूँ कि जब चूँकि 1991 एक्ट जब बना उसमें एक कट ऑफ डेट तय की गई, वो है 15 अगस्त 1947। उस दिन जो इनर कोर्टयार्ड था, जो एक्चुअल बिल्डिंग थी, उस दिन नमाज हो रही है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बैरिकेडिंग हो चुकी है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में बनता है उसमें डेडलाइन अगर 15 अगस्त 1947 की दी जा रही है तो बाबरी मस्जिद should not be an exception, should also not have been the exception। लेकिन बहरहाल उसको रखा गया एक्सेप्शन में, वो कभी कोई चैलेंज नहीं हुआ, तो इसलिए वो फाइनल रहा और ठीक है, एक एक्सेप्शन रखा गया। उसके बारे में फाइनल जजमेंट में बाबरी मस्जिद के एक बड़ा सा चैप्टर लिखा गया कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कानून है देश के सेकुलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में यही कानून चैलेंज होता है रिट पिटिशंस के ज़रिए, और वो पिटिशन उन जज साहब के पास जाती है जो 5 जजेस का पार्ट थे, और इस जजमेंट को चैलेंज करने की पिटिशन पे नोटिस इशू किया जाता है। तो वो उस वक्त में जस्टिस बोबडे थे। बाद में ज्ञानवापी का मामला आता है और वो जाता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पास। वहाँ पर ये सवाल उठाया जाता है कि साहब ये जो 1991 एक्ट है, उस एक्ट के ज़रिए आपने खुद ही कहा है कि इसका पर्पस क्या है, इसको किस तरह इन्फोर्स करना चाहिए, इस कानून का स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये सब बात है तो इसका सर्वे क्यों होना चाहिए, उस बात को नहीं मानी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे मामलात ऐसे हैं। ये तो जो आपने इंस्टेंस कोट किया न्यूज़ लॉन्ड्री का, वो तो तब हुआ जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वाज नॉट इन ऑफिस। लेकिन इवन जुडिशियल प्रोसेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे ऐसा लगता है कि एंड द जजेस वर द सेम जजेस। ऐसा नहीं है कि वो जज चेंज हो गए थे, अभी भी वो उसमें से काफ़ी केसेस पेंडिंग है। वो चैलेंज टू द वायरिस ऑफ 1991 एक्ट इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो ये सारे मामले हैं और इनका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं नहीं कह सकता कि क्यों है और इसका क्या बेसिस है। इवन एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बात आपने जब की तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन है या उसकी शहादत है, वो अपने आप में एक क्रिमिनल एक्ट है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, परपेट्रेटर्स हैं, जो आइडेंटिफाई भी हुए, उनको जेलों में भी डाला गया। तो जब उनकी प्रॉपर प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता है तो क्या ये इनडायरेक्टली एक तरीके का एनेबलर लॉजिक है? बाबरी मस्जिद के शहादत के लिए आपको ये समझना होगा, शायद मुझे नहीं मालूम वो पब्लिक डोमेन में बात क्यों नहीं आती। इसके डिमोलिशन के पहले उस वक्त कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.7 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया था, ये कहते हुए कि यहाँ डिवोटीज़ आते हैं, लॉर्ड राम के डिवोटीज़ आते हैं, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करना है। वो चैलेंज हुआ था, हाई कोर्ट में पेंडिंग था, और उसमें कुछ ऑर्डर हुआ कि आप स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया रिलेटेबल टू 2.77 एकड़। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर्स हुए कि आप इसको स्टेटस को के नेचर में रखेंगे प्रॉपर्टी को। उसको वायलेट किया उन्होंने, उसकी कंटेम्प्ट इनिशिएट हुई और फाइनली वो उस पर 1 दिन की सज़ा हुई थी उनको। वायलेट कैसे किया?
उन्होंने वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनवा दिए, कुछ फैसिलिटीज़ बना दी गई, नेचर चेंज कर दिया लैंड का। उस पर उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा, जब 1994 में जब इस पर फैसला दिया जस्टिस वेंकटचलैया ने, तो उन्होंने कहा कि साहब जब हमने एक्सप्लेनेशन मांगा गवर्नमेंट से, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं रोक पाए। तो फिर उस पर सवाल भी किया गया कि साहब नहीं रोक पाने का क्या मतलब है? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में था, उसके रॉ मटेरियल्स आ रहे थे, ब्रिक्स आ रहे थे, सीमेंट लाया जा रहा था बाहर से, तो ये सब तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था, फिर भी आपने ये सब किया। इसका मतलब ये है कि आपकी कल्पेबिलिटी थी ऑफिसर्स के साथ। तो जिस दिन इस्माइल फारूकी का फैसला आया, उसी दिन एक दिन का उनको कंटेम्प्ट की सज़ा दी गई थी, लेकिन वो कंटेम्प्ट डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद से रिलेटेबल नहीं था। जो लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात का कि कल्याण सिंह को सज़ा हुई थी, तो वो 2.77 एकड़ ज़मीन से रिलेटेबल वो कंटेम्प्ट था जिसमें सज़ा हुई। जब ये डिमोलिशन हुआ है 6 दिसंबर 1992 को, तो उससे पहले एक पिटिशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में कि साहब हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, हो सकता है कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए। ये सब बात कहते हुए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। 20 नवंबर 1992 से लेकर 6 दिसंबर 1992 के बीच में 6 बार कोर्ट में हियरिंग होती है, और उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र किया जाता है कि साहब हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं वहाँ पर। स्टेट से रिस्पांस मांगा जाता है, और स्टेट से जब रिस्पांस आता है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर काउंसिल हैं के वेणुगोपाल साहब, वो पेश होते हैं कल्याण सिंह और स्टेट ऑफ यूपी के लिए, और वो अंडरटेकिंग देते हैं कि नहीं, हालात को हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल में रखें, कुछ ऐसा हादसा नहीं होगा। वो सारी अंडरटेकिंग्स दी जाती है कोर्ट को, और ये शायद 4 दिसंबर तक चलता है। 4-5 हियरिंग होने के बाद 4 दिसंबर तक बार बार सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी दी जा रही है कि नहीं, इसको नहीं तोड़ा जाएगा, हम उसको कंट्रोल करने में हो सकता है कामयाब हो जाएंगे। उस अंडरटेकिंग की बुनियाद पर कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करता, और 6 दिसंबर को उसको तोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को पता नहीं था, सिस्टम में कुछ इसकी जानकारी नहीं थी। हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री was being told that this is what the situation is on the ground, but things happened.